हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी हमारे मन में डाउट्स या फिर क्यूरीज रहती है, जैसे कि इस एग्जाम में अपियर होने के लिए हमारी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किस एज तक हम इस एग्जाम के अंदर अपियर हो सकते हैं, या फिर इस एग्जाम में अपियर होने के लिए हमारी क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और इसके साथ जो एक सबसे बेसिक और सबसे मेजर डाउट कैंडिडेट्स के मन में रहता है कि सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड और सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस रहता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके साथ ही हम यह भी देखेंगे कि सीएसआईआर नेट क्वालिफाई होने पर या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने पर उसकी कितनी वैलिडिटी, यानी कि वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा। और अगर कोई सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करने के बाद अगर कोई स्टूडेंट किसी इंस्टीट्यूट के अंदर पीएचडी में इनरोल कर लेता है तो उसको कितनी फेलोशिप सीएसआईआर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और कितने टाइम पीरियड के लिए की जाती है, वो भी आज हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम का जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहता है उसका क्या पैटर्न रहता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम एक्चुअल में होता क्या है, तो सीएसआईआर नेट जेआरएफ एक नेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट है जिसको कि सीएसआईआर कंडक्ट करवाता है। सीएसआईआर हमारी एक फंडिंग एजेंसी रहती है। ये एक फंडिंग एजेंसी रहती है जो कि पीएचडी स्कॉलर्स, अगर कोई पीएचडी स्कॉलर सीएसआईआर नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लेता है तो उसको फेलोशिप प्रोवाइड करवाती है। जो सीएसआईआर है वो बेसिकली 5 स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है, जिसमें हमारा हो गया लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस और अर्थ साइंस। आज हम लाइफ साइंस से रिलेटेड ही बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। उसके बाद जो सबसे मैंने बताया, जैसे ये सबसे मेजर और जो सबसे बेसिक डाउट कैंडिडेट्स के मन में रहता है कि सीएसआईआर नेट और सीएसआईआर नेट जेआरएफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये दोनों चीज़ों के लिए यूं नहीं है कि हमारा अलग अलग कोई सेपरेट एग्जाम हो रहा हो। इन दोनों के लिए सेम एक ही क्वेश्चन पेपर आता है हमारा, और वो क्वेश्चन पेपर हमारा 200 मार्क्स का होता है। तो जो डिफरेंस आता है कि हमारा नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हुआ है या फिर सिर्फ नेट क्वालिफाइड होता है, वो हमारे मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे मार्क्स कितने आए हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए एवरेज बात करूं कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को लगभग कितने एवरेज मार्क्स लाने पड़ते हैं सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के लिए, तो लगभग 110 से 115 मार्क्स मिनिमम जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ले लाने पड़ते हैं, जिससे कि उसका सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो जाए। लगभग इतनी कट ऑफ इसके लिए रहती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ की कट ऑफ, तो वो लगभग 115 से 120 मार्क्स तक रहती है। ये मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ। और ये भी जो कट ऑफ है ये यूँ नहीं है कि फिक्स ही है हमारी, ये कट ऑफ पेपर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अगर हमारा पेपर जैसे कि हार्ड आ जाता है, टफ आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो ये कट ऑफ कम भी चली जाती है। और अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी आ जाता है तो ये कट ऑफ ऊपर भी चली जाएगी। अगर हम एवरेज बात करें तो लगभग इतनी ही हमारी कट ऑफ लगभग रहती है सीएसआईआर एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो सीएसआईआर नेट, अगर किसी कैंडिडेट का सीएसआईआर नेट क्वालिफाई हो जाता है तो उसको क्या बेनिफिट रहेगा कि वो ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता है। यानी कि वो वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि सीएसआईआर नेट जेआरएफ अगर किसी कैंडिडेट का क्वालिफाई हो जाता है, अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे मैंने बताया कि इसकी जो कट ऑफ रहती है वो सीएसआईआर नेट से ज़्यादा रहती है। यानी कि आपने जो सीएसआईआर नेट की कट ऑफ है उसको ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीएसआईआर नेट जेआरएफ लिखा जाता है ये। तो यानी कि आपका सीएसआईआर नेट तो क्वालिफाई हो चुका है, साथ में क्या हो गया, आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हो गया। तो इसका मतलब जो नेट के बेनिफिट थे, यानी कि ऑल इंडिया आप किसी भी स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो, उसके साथ साथ जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को एक दूसरा बेनिफिट ये मिलता है कि वे कैंडिडेट अगर ऑल इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर पीएचडी के अंदर इनरोल कर लेते हैं तो उनको सीएसआईआर के द्वारा
फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है, जो कि 5 साल तक CSIR उनको फेलोशिप प्रोवाइड करेगा। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो सबसे मेजर डिफरेंस यही रहता है कि CSIR नेट क्वालिफाई और या फिर CSIR नेट JRF, दोनों कैंडिडेट्स ऑल इंडिया असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरशिप की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन CSIR नेट JRF क्वालिफाइड स्टूडेंट्स अगर कहीं पे PhD के अंदर इनरोल कर लेते हैं तो उनको CSIR के द्वारा 5 साल तक फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वैलिडिटी कितनी रहती है, कितने टाइम के लिए रहती है, तो अगर किसी कैंडिडेट का CSIR नेट क्वालिफाई हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम तक रहती है। दूसरी तरफ अगर किसी कैंडिडेट का CSIR नेट JRF क्वालिफाई हुआ है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे नेट और JRF दोनों ही क्वालिफाई हुए उस स्टूडेंट की, तो जो उसका नेट है यानी कि वो लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल तो है। लेकिन JRF की अगर मैं बात करूं यानी कि उसको 2 साल JRF की जो वैलिडिटी है वो केवल 2 साल तक की रहती है। अभी पीछे कोविड टाइम में CSIR और UGC ने इसकी वैलिडिटी 3 साल तक कर दी थी। मे भी आगे भी वो कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस है नहीं उनका, तो 2 साल हम मान के चलते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट का JRF क्वालिफाई हो जाता है तो उसका नेट तो लाइफ टाइम एलिजिबल रहेगा, लेकिन JRF जो रहता है वो केवल 2 साल के लिए ही एलिजिबल रहता है, उसकी वैलिडिटी केवल 2 साल तक की रहेगी। यहाँ पे एक और चीज ध्यान में हमें यह भी रखनी है, जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ कि अगर किसी कैंडिडेट का JRF क्वालिफाइड हो गया और इसकी वैलिडिटी 2 साल तक की है, अब ये 2 साल कहाँ से हमारे काउंट होते हैं? सपोज करके चलो जैसे कि अभी एग्जाम हुआ है हमारा, जून के अंदर एग्जाम हुआ है, लास्ट 2023 के अंदर हमारा एग्जाम हो गया, और इसके अंदर किसी कैंडिडेट का JRF क्वालिफाई हो जाता है, तो जैसे ही जून में हमारा एग्जाम हुआ है तो जून से प्लस 6 महीने लेके चलो यानी कि दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 से हमारी JRF की वैलिडिटी स्टार्ट होती है, इनिशिएट होती है। एग्जाम के 6 महीने के बाद हम फेलोशिप को एक्टिवेट करवा सकते हैं। तो यहां से दिसंबर यानी कि 2025 इस टाइम पीरियड तक अगर वो कैंडिडेट इंडियन किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर PhD के अंदर इनरोल कर लेता है तो उसको CSIR के द्वारा फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन अगर वो इन 2 साल के अंदर कहीं पे PhD के अंदर इनरोल नहीं कर पाता है तो उसका JRF टर्मिनेट हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से JRF क्वालिफाई करना पड़ेगा CSIR से फेलोशिप अवेल करवाने के लिए। नेक्स्ट बात आती है एलिजिबिलिटी की। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं एज की, तो CSIR नेट में अपीयर होने के लिए यानी कि CSIR नेट का एग्जाम जब हम देते हैं तो जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो वहां पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन रहता है CSIR नेट कि हम किस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दूसरा हमारा होता है CSIR नेट JRF कि हम CSIR नेट JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सभी के मन में यही डाउट रहेगा कि फर्स्ट वाले में तो हम सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सेकंड वाले में हम नेट प्लस JRF दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हमें यही ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी एज की रिस्ट्रिक्शन लगती है। अगर हम CSIR खाली CSIR नेट के लिए बात करें, अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल रहना है तो उसके लिए हम लाइफ टाइम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस ऑप्शन के लिए हम लाइफ टाइम कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फेलोशिप भी चाहिए यानी कि हम CSIR नेट JRF के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैंडिडेट के स्टूडेंट्स के लिए 28 साल की एज तक वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो सिर्फ नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो JRF के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर OBC कैंडिडेट्स की बात करूं तो उनको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलती है यानी कि 28 + 3 वो 31 साल की एज तक CSIR नेट JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो सिर्फ CSIR नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स या फिर थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स, इन सभी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन मिलती है, तो यानी कि 28 + 5 यानी कि वो 33 साल की उम्र तक CSIR नेट JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो सिर्फ CSIR नेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की,
तो इसके लिए जो सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है एमएससी और इसके इक्विवेलेंट डिग्री, या फिर इंटीग्रेटेड बीएस एमएस के स्टूडेंट्स हो, बीटेक के स्टूडेंट हो, बी फार्मा के स्टूडेंट्स हो, एमबीबीएस, बीएससी ऑनर्स, एमएससी रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स, ये सब भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से मैं एक और बार आपको बताना चाहूंगा कि रिजल्ट अवेटेड के जो कैंडिडेट रहते हैं, या फिर अगर कोई बीएससी ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर हमारे एमएससी की स्टूडेंट है, लेकिन वो फर्स्ट या फिर सेकंड ईयर के अंदर है, यानी कि अभी उनकी एमएससी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये वाले जो कैंडिडेट है ना, और अगर कोई बीएससी ऑनर्स के अंदर है, तो ये वाले कैंडिडेट हमारे रिजल्ट अवेटेड के अंदर आ जाते हैं। यानी कि इनका फाइनल रिजल्ट अभी आना रहता है, कंप्लीट नहीं हुआ इनकी डिग्री, तो इनको हम रिजल्ट अवेटेड की कैटेगरी में रखते हैं। और अगर ये अप्लाई कर देते हैं और इनका CSIR नेट JRF क्वालिफाई हो भी जाता है, या फिर इनका CSIR नेट क्वालिफाई हो जाता है, ये क्वालिफाई होने के बाद जैसे कि जब भी इनका रिजल्ट आएगा, तो उसके अगर ये 2 साल के अंदर अंदर CSIR में अपनी फाइनल ईयर की DMC या फिर डिग्री को सबमिट कर देते हैं, तो इनका CSIR नेट या फिर CSIR नेट JRF क्वालिफाई माना जाएगा। या फिर अगर इस टाइम पीरियड के अंदर ये फाइनल ईयर की डिग्री या फिर फाइनल ईयर की DMC सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो इनका CSIR नेट या फिर CSIR नेट JRF टर्मिनेट हो जाएगा, वे इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे फिर। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि CSIR नेट JRF अगर किसी कैंडिडेट का हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया है कि CSIR नेट अगर आपका क्वालिफाई रहता है, खाली आपका CSIR नेट क्वालिफाई है, तो फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका CSIR नेट JRF क्वालिफाई है, तो अगर आप 2 साल के अंदर अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर PhD के अंदर इनरोल कर लेते हैं, तो आपको CSIR की तरफ से फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी 5 साल तक। अगर या मैं बात करूं कि 5 साल तक CSIR फेलोशिप प्रोवाइड करवाता है, तो इनिशियली जो 2 साल रहते हैं हमारे, उसमें कैंडिडेट एक JRF की तरह काम करता है। JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो की तरह काम करेगा, और इस टाइम पीरियड के दौरान उसको मंथली 31,000 तक का JRF या फिर स्टाइफंड CSIR के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। साथ में HRA जो कि 8% या फिर 12% या फिर 16% तक हो सकता है, सिटी के हिसाब से कि आप किस सिटी, जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस सिटी के अंदर आता है, आपको HRA प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा जो हॉस्टल है उसको नहीं लेंगे, तो आपको HRA CSIR के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको कंटीजेंसी भी प्रोवाइड की जाती है 20,000 हर साल के अकॉर्डिंग 5 साल तक। अब 2 साल, जो इनिशियल के जो 2 साल है, उसमें कैंडिडेट एज एन JRF रहता है। उसके बाद क्या होता है, 2 साल के बाद उस कैंडिडेट को 2 ईयर रिपोर्ट सबमिट करवानी रहती है। वो कैंडिडेट 2 ईयर की अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा और वो सबमिट करेगा। इस रिपोर्ट को यूनिवर्सिटी के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, 3 मेंबर कमेटी, उसके पास सबमिट करवाएगा इसको। ये 3 मेंबर कमेटी इस रिपोर्ट को अप्रूव करती है, और अप्रूव होने के बाद जो JRF कैंडिडेट होते हैं, जूनियर रिसर्च फेलो, उनको अपग्रेड करके सीनियर रिसर्च फेलो में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि नेक्स्ट के जो 3 ईयर रहते हैं हमारे, टोटल 5 साल तक हमें फेलोशिप मिलती है। जो इनिशियल हमारे 2 साल थे वो JRF थे, और अपग्रेड होने के बाद नेक्स्ट जो हमारे 3 ईयर रहेंगे वो हमारे एज एन SRF रहेंगे। और SRF के दौरान जो हमारी फेलोशिप है वो 35,000 तक रहती है। साथ में हमारा उसी अकॉर्डिंग HRA और कंटीजेंसी की अमाउंट उतनी रहती है, कंटीजेंसी की अमाउंट नहीं बढ़ती है SRF के दौरान, वो हमारी 20,000 ही रहेगी। तो अगर नेक्स्ट हमारे 3 साल से होंगे वो हम एज एन
एसआरएफ काम करेंगे तो हमारे जो स्टाइफंड रहेगा वो 35,000 पर मंथ मिलेगा हमें। यहाँ पे एक और चीज हमें यही भी ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने बताया कि इनिशियल जो हमारे 2 साल रहते हैं स्टार्टिंग के, वो एज एन एसआरएफ हम काम करते हैं वहाँ पे, सॉरी जेआरएफ काम करते हैं। और उसके बाद हमें 2 साल की एक रिपोर्ट सबमिट करवानी रहती है 3 मेंबर कमेटी के पास। तो सपोज करके चलते हैं कि कोई कैंडिडेट ने 2 साल की अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा भी दी, लेकिन जो 3 मेंबर कमेटी है उन्होंने उस रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया। तो अगर वो उसको अप्रूव नहीं करते हैं तो इसका मतलब यूं नहीं है कि हमारा जेआरएफ ही टर्मिनेट हो जाएगा, कि हमारा जेआरएफ 2 साल के बाद खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं रहता, बस हम अपग्रेड नहीं हो पाएंगे उसके अंदर, और अपग्रेड ना होने की वजह से हम जेआरएफ ही रहेंगे। और क्योंकि हम जेआरएफ ही रहेंगे तो हमारे जो स्टाइफंड है वो इंक्रीज होने के बजाय वापस उतना ही 31,000 तक ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ये बात हो गई कि हमें पीएचडी स्कॉलर्स को सीएसआईआर के द्वारा कितनी फेलोशिप प्रोवाइड की जाती है और कितने टाइम के लिए प्रोवाइड की जाती है। लास्ट में हम बात करते हैं एग्जाम जो हमारा होता है उसके क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं लाइफ साइंस की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो लाइफ साइंस के अंदर जो सिलेबस रहता है उसमें 13 यूनिट रहती है। जो सिलेबस रहेगा हमारा वो 13 यूनिट्स के अंदर डिवाइड रहता है हमारा। आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कि कौन कौन सी यूनिट्स हमारी रहती है और क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ पेपर के पैटर्न के ऊपर ही बात करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि सिलेबस है, सिलेबस के अंदर 13 यूनिट्स होती हैं, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो क्वेश्चन पेपर हमारा 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड रहता है। जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 3 सेक्शन के अंदर डिवाइड रहेगा, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। फर्स्ट अगर मैं बात करूं ए सेक्शन की, तो ए सेक्शन के अंदर हमारा जनरल एप्टीट्यूड्स आता है। जनरल एप्टीट्यूड के अंदर हमारा हो गया रीजनिंग या फिर मैथ रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी रीजनिंग के साथ ही मिक्स करके दिए हुए होते हैं। और सेक्शन ए के अंदर टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें सारे अटेम्प्ट नहीं करने रहते, हमें मैक्सिमम 15 मार्क्स ही हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, सॉरी कर सकते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और हमें सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहता है, तो अगर टोटल मार्क्स की मैं बात करूँ तो 15 × 2 यानी कि 30 मार्क्स का हमारा ए सेक्शन रहेगा। उसके बाद आता है हमारा बी सेक्शन। बी सेक्शन हमारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इस सेक्शन के अंदर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब हो गया कि हमारा कोई क्वेश्चन है, 2-3 लाइन्स का एक क्वेश्चन आ गया हमारा, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए बी सी डी, और डायरेक्टली हमें कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है, जैसे कि ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। यहाँ पे हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है कि मतलब डायरेक्ट हमें कोई क्वेश्चन पूछा है, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, जैसे कि नीट के अंदर हमारे क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से। तो इसमें हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और टोटल इसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे। हमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन इस सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट करने रहते हैं वो होते हैं हमारे 35, और इसके अंदर भी पर क्वेश्चन 2 मार्क्स आते हैं हमारे। तो टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूँ इस यूनिट में, तो हमारे 70 मार्क्स इस यूनिट के अंदर होते हैं। देन लास्ट आता है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हमारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जैसे कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जैसे कि कोई हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीपल लाइंस की एक स्टेटमेंट दी होगी, हो सकता है ऐसा, या फिर ये भी हो सकता है क्या पता कि कोई शॉर्ट स्टेटमेंट हो हमारी, और डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें आ सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। लेकिन मैक्सिमम जो हमारे क्वेश्चन रहेंगे उसके अंदर एक बड़ी स्टेटमेंट रहती है हमारी, और उस स्टेटमेंट में क्या होंगे, उससे रिलेटेड हमें और 3-4 स्टेटमेंट दी हुई होंगी। मतलब ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कोई 4 स्टेटमेंट अलग से लिखी हुई होंगी, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। और जो हमारे ऑप्शंस होंगे, ये हमारे ऑप्शंस नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। ऑप्शंस होंगे जैसे कि ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के साथ बोल देंगे कि सारे के सारे जो हमारी स्टेटमेंट है वो सारे की सारी करेक्ट है। बी ऑप्शन में हमें बोल देंगे कि सिर्फ 1, 2 और 4 करेक्ट है। सी ऑप्शन में बोल देंगे 2, 3, 4 करेक्ट है।
और डी ऑप्शन में बोल देंगे कि सारे की सारी स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। तो इस टाइप के जो हमें मतलब पूरा कॉन्सेप्ट करके चलना पड़ता है कि कौन सा हमारा कॉन्सेप्चुअल यानी कि कौन सी स्टेटमेंट हमारी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ठीक रहेगी, कौन सी हमारी स्टेटमेंट गलत है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे वो हमें सेक्शन सी के अंदर मिलते हैं, और इसके अंदर टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 75 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इनमें से हमें कोई 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन सी हमारा 25 × 4 यानी कि 100 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल मार्क्स की बात करता हूँ तो टोटल मार्क्स हमारे हो गए सेक्शन ए में 30, सेक्शन बी में 70 और सेक्शन सी में 100। तो टोटल हमारा जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो 200 मार्क्स का रहता है, और इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमारे जो भी जितने भी नंबर आएंगे, जितने भी हमारे मार्क्स आते हैं, उस हिसाब से एक नेट और एक अलग से नेट जेआरएफ, इन दोनों की अलग अलग कट ऑफ लगती है, और जिस भी कट ऑफ को हम क्लियर कर लेते हैं वो हमारा क्वालिफाई माना जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम एग्जाम के क्या सिलेबस रहता है, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम हर यूनिट, जैसे कि मैंने बताया कि इस क्वेश्चन सिलेबस के लाइफ साइंस के सिलेबस के अंदर हमारी टोटल 13 यूनिट रहती है, तो हम 1 बाय 1 अलग अलग यूनिट को टॉपिक वाइज इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कवर करेंगे। थैंक यू।